आज अपन साइकोलॉजी फॉर नर्सेज में एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो आज की लाइफ या भागदौड़ वाली लाइफ में हर कोई इसके ऊपर ध्यान देता है। वो है एटीट्यूड। आजकल देखा गया है इंटरव्यू होते हैं आमतौर पे, वहाँ पे लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पहले ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको किया जाता है बाय इंस्पेक्शन। इसका मतलब बोले तो आप सिर्फ नंगी आंखों से उनको देख करके उनको इंस्पेक्ट करना और उसके एटीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी को चेक करना कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और एक तरीके का अंदाजा लगाना कि हाँ इसका एटीट्यूड कैसा है। फिर उसके बाद में उनके साथ इंटरव्यू करके उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज को निकाल के ये पता करना कि उसके व्यक्तिगत उस चीज के ऊपर उसका क्या व्यू है। तो आज अपन साइकोलॉजी में जो पढ़ेंगे वो है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन काफी लोगों को इसको अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अगर मैं इसकी हिंदी करूं या इसका हिंदी मतलब मैं निकालूं तो इसका मतलब होता है मनोवृत्ति। किसी के मन की, खुद की किसी पर्टिकुलर चीज को देखने का तरीका, दैट इज द मनोवृत्ति। अगर दूसरा अगर बात करें तो किसी का रवैया या फिर मनोदशा, दैट इज द एटीट्यूड। यानी आपका किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आपका क्या रवैया है, क्या थिंकिंग है, उसको अपन एटीट्यूड बोलेंगे। तो अब शुरू करते हैं एटीट्यूड के मीनिंग के बारे में। ये एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट है। स्पेसिफिक मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट किया गया कि एक मेंटल स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है, एनी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसका क्या होता है, एक व्यू होता है टुवर्ड ए समथिंग पॉइंट। किसी एक समथिंग पॉइंट के ऊपर उसका एक व्यू होता है जो क्या करता है विद दिस हिज बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर उस पॉइंट के ऊपर कैसा है और उसी को वो आगे जाकर के किस तरीके से मोल्ड करेगा। मोल्ड का मतलब अगर अपन देखें तो उसके हिसाब से डालना। मोल्ड का मतलब देखें तो डालना। अगर इसको सीधा सीधा वर्डों में कहा जाए कि एक मेंटल स्टेट है स्पेसिफिक, जिसमें कोई इंडिविजुअल क्या करता है, उस चीज को ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनैलिटी को अपने दिमाग में डालता और उसी के हिसाब से अपना एटीट्यूड बनाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देवे कि आपके सामने कोई, जब भी आपने किसी को देखा और वो लड़ाई करते हुए देखा गया और हमेशा किसी न किसी से पिटता देखा गया, आपने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन आपका क्या हुआ, उसका जो एटीट्यूड है आपके दिमाग में कैसा आ गया कि नहीं ये निकट्ठू है, ये नकारा है, इसलिए तो आपने क्या किया, अपने हिसाब से उस इंडिविजुअल को, अपने उसकी एटीट्यूड को अपने दिमाग में डाल लिया। तो ऐसा करके और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब ये है। आगे बात करेंगे डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले आप इगली एंड चेकन ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में समझे कि ये फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल एक्सप्रेस करता है क्या, और साथ ही साथ इवेल्युएट करता है, उसका आकलन करता है पर्टिकुलर एंटिटी, उन सारी चीजों का जो क्या होती है सम डिग्री ऑफ फेवर एंड डिसफेवर। यानी एक कोई इंडिविजुअल किसी के अंदर उन चीजों का आकलन करता है कि वो चीज उनके लिए अच्छी है या बुरी है, दैट इज द फेवर एंड डिसफेवर। अगर अब इसकी बात कीजिए तो डेफिनेशन ये क्रेंच और क्रचफील्ड ने दी थी 1948 में। उन्होंने बोला था इट इज एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटिवेशनल, यानी एक एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया या समझा गया एक तरीका है जिसके अंदर क्या होता है मोटिवेशनल, आपके इमोशंस, आपके मोटिव, आपकी नीड क्या, आप क्या चाहते हो, आपके इमोशनल, आपका व्यवहार, और साथ ही साथ आपका परसेप्चुअल, आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, एंड साथ ही साथ आपका कॉग्निटिव प्रोसेस का, आप उसको किस हिसाब से अपने मन में या अपने अंदर ही अंदर आकलन करते हो। प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वर्ल्ड, यानी आप अपने किसी खुद के वर्ल्ड के अंदर उस चीज के इन पहलुओं को समझते हुए उस चीज को कैसे समझते हैं, इसी को क्या कहा गया है, इसकी डेफिनेशन। आगे अपन बात करेंगे इसके नेचर के बारे में कि इसका नेचर क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखते हैं। अब इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि एटीट्यूड का नेचर कैसा है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला इसमें पॉइंट नीड एंड प्रॉब्लम।
जैसी आपकी जरूरत होगी आप उस हिसाब से अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे, या फिर जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उस हिसाब से आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे। दूसरा, इननेट। इननेट का मतलब ये एटीट्यूड किसी में जन्मजात नहीं होता, इनको बाद में आपको डेवलप करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू टाइम आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो। तो ये क्या इननेट नहीं है। इननेट मतलब जन्मजात। कोई बच्चा अपने माँ बाप या अपने मदर के वोम से सीख के नहीं आता कि उसका एटीट्यूड कैसा होगा। साथ ही साथ चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन, ये आपके समय के हिसाब से आपका क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होता रहेगा और आपकी जैसी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां होगी उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। आगे, इट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड बिलीफ ऑफ पीपल। आपकी फीलिंग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के कैसी है उस हिसाब से, साथ ही साथ आपका बिलीफ, आपका विश्वास क्या है उस चीज में। कुछ चीजें ऐसी होगी जो बचपन में आपके बहुत मायने रखती थी, यानी आपका जब आप छोटे थे तब एक पर्टिकुलर खिलौनों की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए आपने उसको नकारते गए और आप बाइक, कार और इससे ऊपर की चीजों के ऊपर अपना ध्यान देने लगे। तो अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स आपकी वो चीजें चेंज होती गई। साथ ही साथ एटीट्यूड के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ऑब्वियसली किसी एक चीज के लिए दोनों पहलू होंगे कि वो चीज खराब है तो नेगेटिव और अच्छी है तो पॉजिटिव। वो आपके ऊपर क्या, आपके नजरिए से वो चीज कैसी है। दूसरी अगर अफेक्ट की बात करें तो इट अफेक्ट परसेप्शन। आप उस चीज को लेकर के आपकी फीलिंग के जो आभास है, आपका परसेप्शन उस पर्टिकुलर चीज को लेकर कैसा है ये अफेक्ट करेगा। अगर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, जो एटीट्यूड है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे किसी पर्टिकुलर चीज को अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, एटीट्यूड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके चेंज होगा। आमतौर पे ये होता है जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, पहली बार किसी चीज को देखते हैं, तब आपका व्यू होता है थोड़ा टाइम के लिए कि हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप डीप स्टडी करते हो या उसमें और उसके पहलू जानने की कोशिश करते हो तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है। तो वहीं पे जहाँ शुरुआती दौर में आपको वो चीज ठीक ठाक लग रही थी, आपका एटीट्यूड उसको लेके ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन जैसे आप डीप में गए तो आप जानने लगे कि वो चीज कितनी अच्छी है। तो ये यही कह रहा है कि लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस, और ये क्या धीरे 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 बढ़ेगी। इट मे बी अनकॉन्शियस हेल्ड, ये अभी तक पूरा पक्का नहीं है कि जब आप अनकॉन्शियसली किसी चीज के ऊपर अफेक्ट डालते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या अनकॉन्शियसली भी आपके एटीट्यूड को अफेक्ट कर सकती हैं कुछ चीजें। इट रिलेटेड टू इमेज एंड थॉट्स, जो एटीट्यूड होगा वो आपके ब्रेन में क्या इमेज बन रही है, आपका नजरिया कैसा उस चीज को, वो चीज आपको कैसे दिख रही है, वो भी आपका एटीट्यूड चेंज करेगी। या फिर आपके थॉट्स, आपके विचार उस चीज को लेके कैसे हैं, वो भी इसमें अपना एक अहम रोल निभाता है। इट गाइड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, आपका एटीट्यूड जैसा होगा वैसा आपका बिहेव होगा सोसाइटी और दूसरे लोगों के साथ। तो ये बिहेव अगर अपन बोल सकते हैं कि जब आपका बिहेवियर पर्टिकुलर चीज को लेके चेंज हो रहा है तो आपका एटीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा किसी पर्टिकुलर चीज को। तो आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसा आप इंडिविजुअल के साथ व्यवहार करेंगे। इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करता रहता है, किसी इंडिविजुअल के लिए आगे बढ़ता रहता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और नेचर थे कि एक एटीट्यूड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है। आगे अपन देखेंगे कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आपका एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आपका एटीट्यूड का मेकओवर होता है, आपका एटीट्यूड कैसे बनता है और साथ ही साथ आपका एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। तो अपनी हेडिंग है तो यहाँ पे सिर्फ बात आपको सुननी है, कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा कि बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि एक एटीट्यूड एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होता है। एक ह्यूमन बीइंग के एटीट्यूड की बात करें तो उसका सोशल, एनवायरमेंटल
पर्सनल एनवायरमेंटल, इंडिविजुअल, साथ ही साथ उसकी फैमिली, जहाँ पे उसका पीयर ग्रुप, उसका रिलीजन, उसकी रेस, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में शो होती है। तो पहले अपन अगर बात करें तो पहला है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की यहाँ पे बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब आपके आसपास की दुनिया, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपके एटीट्यूड को हमेशा चेंज करेगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक शेर का बच्चा जब एक गडरिये को मिला तो उसने उसको भेड़ों के साथ रखना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे उसने अपने आसपास वाली स्थितियों को देखा तो शेर अपने आप को समझने लगा कि वो क्या है, कि वो भी एक भेड़ है। और जब दूसरे कोई भेड़िए आते तो शेर भेड़ों के साथ साथ दौड़ना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं उसके आसपास वाला जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको चेंज कर रहा है। तो इसके लिए मेन चीज होती है एनवायरनमेंट में पहले पेरेंट्स, क्योंकि पहली स्कूल अगर बोली जाए किसी बच्चे के लिए तो उसके माँ बाप ही होते हैं। अगर पहले टीचर बोला जाए तो उसके माँ बाप ही होते हैं और पहली स्कूल उसका घर होता है। तो जैसे पेरेंट्स घर में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो कैसा भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा और उसके बारे में वैसा ही आभास करेगा। तो पेरेंट्स एक एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। दूसरा पीयर ग्रुप, बच्चा जिनके साथ उठता बैठता है उनकी थिंकिंग भी बच्चे की थिंकिंग के साथ अटैच होगी और जैसा वो सोचते हैं वैसा वैसा वो सोचने लगेगा। तो पीयर ग्रुप भी अपना यहाँ पे एक डायरेक्ट मेन रोल निभाता है। साथ ही साथ स्कूल फ्रेंड ग्रुप, जिन बच्चों के साथ वो पढ़ता है तो उसका भी ये क्या एक मेन रोल निभाता है। साथ ही साथ इसमें कल्चरल, आपका कल्चर कैसा है, वो कल्चर भी शो करेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वैसा का वैसा। तो वही चीज है, आज अपन कहीं खड़े हैं तो अपन उनके पहनावे, बोलने के तरीके, सोचने के तरीके से बता सकते हैं कि ये उस जगह से आया और वहां का लगता है। अपन उससे बात नहीं की लेकिन उसके एटीट्यूड से पता लग गया कि वो क्या है। साथ ही साथ नॉर्म्स, उसके क्या नॉर्म्स बने हुए हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से काम करना है। क्योंकि काफी सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो क्या करती है, उनको नॉर्म्स फिक्स होते हैं कि आपको कस्टमर से ऐसे, एग्जांपल दूं कस्टमर केयर, आप चाहे उनसे कैसे भी बात कीजिए लेकिन उनके नॉर्म्स है कि आपको अपने इसके साथ इस तरीके से बात करनी है, कोई दूसरा वर्ड यूज में नहीं लेना। तो नॉर्म्स डिसाइड किए, उसके हिसाब से उनको चलना है। साथ ही साथ आवर मोटिव्स, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चीज पाना चाहते हैं, वो भी डिसाइड करती है कि हाँ अगर आपको कहीं अच्छे लेवल पे जाना है तो आप उस हिसाब से अपने व्यवहार को, अगर कहीं पे आपको दिन की सिर्फ 100 रुपए की दहाड़ी कमानी है तो आप उस हिसाब से व्यवहार करोगे। तो वही सारी चीज है कि आपके मोटिव भी कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो इसका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, पहले बात इमोशंस, आपके जो खुद के इमोशंस है वही साइकोलॉजिकल थिंग्स। साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप जानते होंगे, जब किन्हीं दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में जब कुछ चीजें नेगेटिव, कुछ चीजें पॉजिटिव, या बहुत सारी नेगेटिव या बहुत सारी पॉजिटिव होती है और उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है, तब जो स्थिति होती है उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में एक रोल निभाता है। और साथ ही साथ आजकल बच्चे और सब क्या करते हैं, मास मीडिया, टीवी, टेलीविजन, वीसीआर, थिएटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोबाइल। तो मास मीडिया भी क्या करता है आजकल, जैसे कि नई मूवी आई तो बच्चे उनको देख के अपना एटीट्यूड उनकी तरह करने लग जाते हैं, या फिर कहीं पे कोई चीज देखी तो उनकी तरह वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड में मास मीडिया का भी एक बड़ा रोल होता है। आगे अपन बात करेंगे इंडिविजुअल वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स का मतलब ये यहाँ पे ये है कि एक हर कोई इंडिविजुअल, जब इन फैक्टरों के अलावा जब कोई इंडिविजुअल उसकी खुद की क्या इच्छा है, वो खुद क्या चाहता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो जैसे यहाँ पे बात करें कि कोई डेवलप है, हो रहा है, उसके अंदर फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड अ पीपल एंड ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइंग हिज वांट। जब कोई चीज
अगर यहाँ पे बात करें, जब कोई चीज़ जो वो चीज़ चाहता है वो अगर उसको मिलाने में हेल्प करती है तो वो इंडिविजुअल के लिए क्या होगी, उसका एटीट्यूड चेंज करेगी। अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ और वो आप अगर सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ ये मुझे मिले, या कोई चीज़ आप चाहते हो और कोई दूसरे उसको सपोर्ट करे कि हाँ इसकी हेल्प से आपको वो चीज़ मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो आपके लिए उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पे भी ये रोल निभाता है। और साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल बताया गया है। साथ ही साथ पीयर ग्रुप, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। फोर्थ मास मीडिया, सारा बता दिया। साथ ही साथ लर्निंग, एंड फिफ्थ रेसिज्म। तो लर्निंग की बात करें, जब आप कोई चीज आपको अगर गलत सिखाई गई है, क्योंकि लर्निंग यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज़ आपके सामने रखी गई तब उसका पहलू डिफरेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एटीट्यूड नेगेटिव भी होता, पॉजिटिव, आपने किसी के बारे में गलत एटीट्यूड रखा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी टाइम में जाकर उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो लर्निंग बहुत कंपलसरी है। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक नर्स हो, आज से पहले आपने अगर किसी पेशेंट को मिर्गी आते हुए देखा, तब आप क्या करते थे, दूर चले जाते थे कि नहीं ये पेशेंट है, पता नहीं क्या हो गया, आप भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन जैसे आपने लर्निंग की, नर्सिंग की, आपको पता लग गया कि हाँ इसका प्राइमरी केयर क्या है, आपने क्या किया, जैसे ही उसको मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी आई, आप उसके पास खड़े होकर प्रॉपर पोजीशन देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड चेंज हुआ। कहीं आप फाइट और फ्लाइट वाले आइडिया में रहते, लेकिन इस बार आप खुद क्या कर रहे हो, उस चीज को कंपेयर कर रहे हो, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे अगर एग्जांपल एक और दूं तो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन का, कि इमरजेंसी में अगर किसी को जरूरत हो सीपीआर की, उसका हार्ट बीट नहीं आ रही है, पल्स नहीं मिल रही है, वहीं पे सडनली गिर गया, तो जो इनको नहीं पता प्राइमरी केयर के बारे में, तो वो वहां से भाग जाएंगे, या उनको देखेंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन आप एक नर्स हो, तब आप क्या करोगे, उसको सीपीआर देना शुरू कर दोगे, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो लर्निंग भी आपका एटीट्यूड चेंज कर देगी। साथ ही साथ रेसिज्म, आप किस रेस से हो, तो वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि वो भी तो सीखने में मदद करती है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में इन सारी चीजों की बहुत मदद रहती है। आगे अपन देखेंगे बिहेवियर एंड एटीट्यूड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।